जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी लगभग 40-50 सीरीज प्रैक्टिस पेपर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर मुझसे मैसेज करके कहा कि सर आप 10 प्रश्न जो देते हैं अब पूरी बुक से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट्स, फॉर्मूलों की एक प्रैक्टिस सीरीज बना दीजिए। तो मैंने ऐसी एक प्रैक्टिस सीरीज बनाई हुई, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। मैंने 10 प्रश्न लिखे हैं। मैंने इसमें नया ये किया हुआ है कि इसमें मैंने आपको कोई भी विकल्प नहीं दिया है। अब इन 10 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 5 मिनट का समय न दे करके मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप इनको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये 10 प्रश्न आपके पास हैं। यदि आप इसे अच्छे से अभ्यास करना चाहते हैं पूरे मैथ्स का, तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर वीडियो को रोक लीजिए। 2 से 3 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कीजिए। इससे आपका आगामी परीक्षा में अच्छा अभ्यास होगा, जिससे आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को हम देखते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो को रोक के स्वयं इसका प्रयास कीजिएगा 2 से 3 मिनट के अंदर, और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितने प्रश्नों के आपने जवाब सही प्राप्त किए हैं। पहले आप हमारे आंसर्स को देखिए, उनसे मिलान कीजिए। आइए अब हम आपको एक एक करके इनका सॉल्यूशन समझाते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है √3 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4 के कितने हल होंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा मैं पहले बता देता हूं। देखिए, a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यदि सी लिखा हो तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, कॉस थीटा का कॉफिशिएंट है, इनको एक अंडर रूट के अंदर इनका स्क्वायर करके जोड़ना है और यहां पर दोनों पक्षों में डिवाइड कराना होता है। यहां पर आप डिवाइड कराएंगे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपने यहां पर भी रूट के अंदर लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर भी लिखा, इसका डिवाइड आपने दोनों तरफ करा दिया। उसके बाद आप इसे सॉल्व करते हैं। आइए अब हम देखते हैं, साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट है वो है √3 और कॉस थीटा का कॉफिशिएंट है वो है 1। आपने एक रूट बना दिया बेटा। √3 का जब आपने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 3, प्लस ये 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 हो गया, रूट के अंदर मिला 4। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो √4 से आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब आप 2 का दोनों पक्षों में डिवाइड करा दीजिए। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर √3 में 2 का डिवाइड करा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, प्लस 1 के नीचे 2 का डिवाइड करा दिया, और यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस 4 में 2 का डिवाइड करा दिया। अब देखिए यहां पर इस तरफ देखो, और बेटा इस तरफ, इसको दोनों को अलग अलग ध्यान से देखना। इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा। अब ये जो हमारे पास लिखा है, आप इसे फॉर्मूला बनाएंगे साइन थीटा प्लस समथिंग, या आप बनाएंगे कॉस थीटा माइनस समथिंग। आप इसे साइन बनाएं या कॉस बनाएं, ध्यान देना मेरी बात को। आपने पढ़ रखा है कि साइन थीटा लिखा हो या कॉस थीटा लिखा हो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसका कोई भी मान 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, साइन बनाएं या कॉस बनाएं, दोनों के फॉर्मूले से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू लिखी है 2। ये 2 क्या संभव है, क्योंकि साइन और कॉस थीटा के लिए आपने इसकी रेंज पढ़ रखी है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहां तो 2 आ रही है, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात कह रहे हैं कि इसके कितने हल होंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसके 0 हल होंगे। इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 0। इसके कोई भी हल नहीं होंगे, अर्थात नो सॉल्यूशन। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। त्रिभुजों के गुण चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ, यदि सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, त्रिभुज की भुजाएं ABC होती हैं, आप जानते हैं। यदि 2 भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने ये थ्योरम पढ़ रखी है, समकोण त्रिभुज है। इससे आपको क्या पता चला, समकोण त्रिभुज है, और ये पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगने वाली है। तो देखिए, अगर हमने एक ट्रायंगल को यहां पर बनाया और मैंने इसको नाम दे देना, यहां पर बेटा ये A है, ये B है, ये C है, तो ये जो C है ये एंगल है सबसे बड़ा, ये समकोण है। इसके सामने की भुजा C, B के सामने की भुजा B और A के सामने की भुजा A। तब आप ये कहेंगे कि भाई हमारे पास यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप देख सकते हैं, यही तो आपके पास कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको आ गया होगा।
अब आगे देखते हैं, आगे आपसे कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो डेल्टा बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। जब आप दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं तो यहां से रूट खत्म हो जाता है और ये मिल जाता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपको मिल जाता है। तो बच्चों आप जब इसको देखोगे तो आप ये पा रहे हो कि ये जो हमारे पास है ये डेल्टा का स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 लिखा इनटू ये डेल्टा स्क्वायर है। डेल्टा क्या होता है बेटा, ये डेल्टा जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहां से क्या निकालोगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब अर्थात ए बी, और फिर इस पर क्या लगाएंगे आप, होल स्क्वायर लगाएंगे। तो बेटा 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4 और ये हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कैंसिल है। तो इसका बच्चों फाइनल रिजल्ट आ रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर। आप देखिए तो इसका जवाब आप बच्चों यहां पर लिखोगे a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको आ रहा होगा अच्छे से, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये है हमारा प्रतिलोमवर्ती फलन चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई हो तो xy प्लस yz प्लस zx का क्या मान होगा। देखिए यहां पर आपके पास ये जो है थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप इसको समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास यहां लिखा है cos इनवर्स x, यहां पर मैं x कह लूं या y कह लूं या z कह लूं, मैं तीनों के बारे में बात कर रहा हूं। बच्चों आप जानते हैं इसके लिए बेटा जो रेंज हम लोगों ने पढ़ रखी है, इसकी रेंज पढ़ रखी है वो 0 से पाई है। ध्यान से देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको। अंदर मैटर नहीं करता x लिखा है या y लिखा है या z लिखा है, उससे कोई मैटर नहीं। cos इनवर्स के बाद ही हमारे पास ये जो है, इसके लिए अगर हम देखें तो रेंज होती है 0 से लेकर के पाई तक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि cos इनवर्स x लिखा हो, y लिखा हो या z लिखा, चूंकि यहां पर लिखा है इसीलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वैल्यू बिलोंग करने वाली है 0 से लेकर के पाई के बीच। ठीक है, एक बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पाई हो सकती है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर पाई दे दूं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पाई और यहां पर पाई दूं, और ये तीनों के बीच में प्लस का साइन है दोनों के बीच में, यहां पर तो प्लस मैंने लगा देना है। इसको जब जोड़ा तो 3 पाई आ रहा है। अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि हम इसकी पाई वैल्यू रख दे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इससे कम रखते हैं तो जोड़ने पे 3 पाई तो आएगा नहीं। अधिक से अधिक पाई रख सकते, पाई से ज्यादा हम रख नहीं सकते। जब हम पाई से ज्यादा रख नहीं सकते हैं तो हमारे पास ये cos इनवर्स x हो चाहे y हो या cos इनवर्स का z हो, ये पाई पाई रखेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है बच्चों। यहां पर प्यारे बच्चों cos इनवर्स x लिखो या y लिखो या z लिखो, तीनों के प्लेस पर आपने पाई लिख देना है। x लिखे, y लिखे, z लिखे तो ये cos इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो गया cos पाई। बच्चों इसकी वैल्यू हो गई -1। आप चाहे x कहो या y कहो या z कहो, तीनों की वैल्यू -1 है। हमने यहां पर रख देनी वैल्यू -1 का गुणा -1 से तो +1, ऐसे ही +1 यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। तो बच्चों ये 1 + 1 + 1 जुड़ करके हो गया 3। इसका रिजल्ट आ रहा है, आपसे कह रहे इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। लिखा यदि ए तथा बी समतल में दो बिंदु इस प्रकार हैं कि PA माइनस PB बराबर नियतांक है। कोई समतल हमारे पास है, उसमें दो बिंदु P और कोई समतल, सवाल में कह रहे हैं यदि A तथा B एक समतल हमारे पास है, उसमें A और B दो बिंदु हैं, वो इस प्रकार हैं कि PA माइनस PB जो आता है वो रिजल्टेंट आ रहा है, नियतांक कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे हैं P का बिंदु पद क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सेट पैटर्न का है, आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसे आप याद रखिएगा। आपके सामने आ जाता है कि एक समतल में दो बिंदु, सेम क्वेश्चन रहेगा, समतल में दो बिंदु हैं और वो इस प्रकार है कि यहां पर देखिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है, आपसे बिंदु पद पूछा जा रहा है, लोकस पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर आपसे कहते हैं कि PA माइनस PB बराबर कांस्टेंट लिखा है, आपके पास ये पूछ दे, या आपसे कह दें PA प्लस PB बराबर कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों में कुछ भी पूछते हैं, तो जब आपसे ये पूछेंगे तो आपका जवाब होगा हाइपरबोला, अति परवलय। इसका बिंदु पद जो आएगा बेटा, P बिंदु का जो बिंदु पद होगा वो अति परवलय होगा, हाइपरबोला। जब यहां पर प्लस का साइन होगा तब आप कहेंगे इसका जो बिंदु पद है वो दीर्घवृत्त है, अर्थात इलिप्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा एज अ फॉर्मूले के तौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ x तथा y में एक द्विघात
समघातीय समीकरण हमेशा निरूपित करता है। ये क्या निरूपित करता है, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। x तथा y में एक द्विघात समघातीय समीकरण हमेशा, देखिए ये क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास है, देखिए x की पावर यहाँ पर 2 है, x और y दोनों को पावर आपने ऐड करना है, चर की तो पावर हो गई 2, यहाँ पर देखिए y की पावर 2। ये क्या है, द्विघात है। और समघातीय समीकरण ये हमेशा क्या निरूपित करता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निरूपित करता है, अर्थात एक रेखा युग्म को निरूपित करता है। तो जवाब लिखेंगे एक रेखा युग्म। यहां पर आपका जवाब होगा x तथा y में एक द्विघात समघातीय समीकरण हमेशा एक रेखा युग्म निरूपित करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ, ये जो दो रेखाएं होती हैं वो सदैव मूल बिंदु से जाती है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है sin 1 तथा sin 1 डिग्री की तुलना कीजिए। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर sin 1 आपने लिखा है, ये 1 डिग्री है, क्योंकि 1 डिग्री तो मैंने यहां लिख दिया, अब ये 1 डिग्री तो नहीं हो सकता है। तो मैं इसको समझा देता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को बच्चों। देखिए मैं आपको जो बात कर रहा हूं ये पहले चतुर्थांश की बात कर रहा हूं, 0 से 90 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब ये 1 है और ये 1 डिग्री, इसका मतलब समझ लीजिए। ये जो 1 लिखा हुआ है, आप इस 1 को 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है, 1 रेडियन कहते हैं। और 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री, आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूं, 57 डिग्री 17 मिनट और सेकंड नहीं बात कर रहा हूं, डायरेक्ट ऐसे कर देता हूं। एक लिखा हो या एक रेडियन लिखा हो, इसको हम 57 डिग्री कहेंगे। और मैंने इधर आपसे बताया कि मैं पहले चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बारे में बात कर रहा हूं। देखिएगा ये जो यहां पर हमारे पास था sin 1 का मतलब क्या हुआ, इसको आप कहेंगे तो लगभग ये हो गया sin 57 डिग्री, क्योंकि एक का मतलब एक रेडियन होता है और उसका मतलब 57 डिग्री होता है। अब यहां पर लिखा हुआ है sin 1 डिग्री, अब बात बराबर होगी, अब दोनों तरफ हो गया डिग्री डिग्री, अब हम तुलना कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई sin 57 डिग्री और sin 1 डिग्री की तुलना करिए। 1 का मतलब ही 57 डिग्री हुआ लगभग। अब मैं 0 से 90 के बारे में बात करूं, उसको ध्यान से समझिएगा। साइन का मान, ये जो हमने साइन लिखा ना कि सवाल में हमारे पास साइन का मान 0 से 90 के बीच में एंगल बढ़ाने पर बढ़ता जाएगा, एंगल को कम करने पर कम होता जाएगा। अब ये देखिए 57 डिग्री है और 1 डिग्री, दोनों में से एंगल कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसका मान भी ज्यादा होगा। ये हो गई तुलना। अब यहां पर आप वापस इसको sin 1 रेडियन में कर लीजिएगा और यहां ग्रेटर देन का साइन और 1 डिग्री, ये आपका जवाब हो गया। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। पहले मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 को आपको बता देता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। ये निश्चित समाकलन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है लिमिट है 1 से लेकर e तक, और अंश में लिखते हैं 1 प्लस log x, और अपॉन में जो हर है उसमें लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखते हैं dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सिंपल सा बेटा लेट कर लेना है 1 प्लस log x को t। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और t का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dt dx। 1 बाई x, ये dx आप इधर शिफ्ट कर देते हो तो इसके प्लेस पे आप dt लिखते हो, तो dx अपॉन x बेटा इसके प्लेस पे आप dt लिखने चल रहे हो। ऊपर 1 प्लस log x, इसके प्लेस पे आपने t लिखा तो t dt आ रहा है। अब लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट है e, मैंने यहाँ e लिखा, log e की वैल्यू होती 1 और 1 हो गया 2। मैंने लोअर लिमिट 1 यहाँ रखी, log 1 की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 ये वैल्यू हुई 1। अब आप सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लीजिए बेटा, तो ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट डाल देते हैं 1 से लेकर 2 तक, 1/2। एक बार t के प्लेस पर अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस फिर t के प्लेस पे लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट 3/2, 3/2 हमारा आंसर है। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना ले रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 सर्कल हमारे पास है। देखिए 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो कैसे स्पर्श होंगे और उसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेंगी, समझिए ध्यान से। एक सर्कल हमारे पास ये है और एक सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है, एक स्थिति बनी। दूसरी स्थिति बनी, एक सर्कल हमारे पास ये बना हुआ है और हमने दूसरा सर्कल बना दिया ये, ठीक है, और एक हमने सर्कल ये बना दिया और एक सर्कल मैं इसको टच करता हुआ ये बना रहा हूँ, ठीक है।
और एक सर्कल मैंने ये बना दिया और एक सर्कल मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 स्थितियां हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिए। अब सवाल में पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं यदि दो वृत्त एक दूसरे को वायता स्पर्श कर रहे हैं, पहले हम इनकी बात करते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वायता स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन लगेगी, तो ये कंडीशन लगेगी, तीसरी वाली। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तीसरी कंडीशन लग रही है जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। अब देखिए बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक तो ये हमारे पास टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, देखिए फिगर में रफली स्केच कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और दूसरी एक टेंजेंट हमारे पास है वो ये बन रही है, और एक तीसरी टेंजेंट है जो दोनों ये। ठीक है, अब देखिए ये पहली टेंजेंट, ये पहली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और ये तीसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेंगे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ऐसी स्थिति में कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। ये तो हमारे इस प्रश्न का जवाब हो गया। मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो ये पहली स्थिति है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी स्थिति। मैंने इस स्थिति में उत्तर लिख दिया, इसका उत्तर हो गया 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। अब यहाँ के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, एक हमारे पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बन सकती है ऐसे, यहाँ पर मैं बना लूं। अब देखिए दोनों सर्कल को टच कर रही है ना, और एक मैं दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों सर्कल को टच करे। और अब मैं एक बना लेता हूँ, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगी और एक फाइनल हमारी ये बन जाएगी ऐसे ये। तो कुल कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो गई, एक ये हो गई है, दूसरी ये हो गई है, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, इसका जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं, इस दूसरी स्थिति को। जब दो वृत्त एक दूसरे को पूर्णतः अंतः स्पर्श करें, वायता है तो ये अंतः ही है ना, ये वायता था, ये अंतः है, अंतः स्पर्श करें तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो बच्चों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो मुझे लग रहा है बस केवल एक यही बन पा रही है, तो हमारा जवाब हो गया 1। इस स्थिति को मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बारे में समझते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं, अब कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेगी, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी, एक तो ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। ऐसी स्थिति में कुल कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, 2 बनेगी। एक बच्चों और कंडीशन बन सकती है। ठीक है, मैं वो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूं। जब 5वीं स्थिति बनेगी, जब एक वृत्त के भीतर दूसरा वृत्त हो, पूरी तरीके से भीतर हो, अब कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी। ऐसी स्थिति में एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, ये उसका उत्तर होगा 0। ठीक है, बहुत अच्छे आपने देखे 5 क्वेश्चन। तो मैंने प्रश्न तो एक ही दिया था, लेकिन आपको एक पूरे 5 जो स्थितियां बन सकती है उनको क्लियर कर दिया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको मैं आगे रख करके बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, मैंने इसे रफ कर दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है एक अष्टभुज ऑक्टागन जिसमें 8 भुजाएं होती है, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, n भुजाओं वाले किसी बहुभुज में, यानी कि पॉलीगन में, n भुजाओं वाले किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। ठीक है, विकर्णों की संख्या, ये ध्यान रखना, n भुजाएं हैं, n भुजाओं वाले किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है बेटा, ध्यान रखना nc2 - n। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जवाब आ जाता है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको सॉल्व करके पूरा, n(-3/2)। आप चाहें ये जवाब दे दें या आप ये भी जवाब दे सकते हैं। इतने इसमें विकर्ण बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, तो अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो हम सीधे सीधे बेटा यहाँ पर रख दें। n क्या है, यहाँ पर 8 भुजाएं हैं, तो चलिए 8 रख देते हैं। 8 × 8 में 3 गया, ये हो गया 5/2, ये कैंसिल किया 4, 4 × 5 = 20, ये हमारा जवाब है। तो एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं बेटा, 20 विकर्ण होते हैं, 20, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको आ रहा हो अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये सीक्वेंस सीरीज चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी एपी के सभी पदों का यदि वर्ग किया जाए, ये यहाँ पर बेटा ये नहीं है, ठीक है, हाँ
नहीं। यदि पदों का सभी पदों का यदि वर्ग किया जाए तो नई श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी? तो मैं आपको एक समझा देता हूँ ऐसे एक एग्जांपल से। जैसे मैंने ले लिया 1, 2 और 3, क्या ये एपी है बच्चों? बिल्कुल एपी है भाई। इसके बीच में जो सर्वांतर आ रहा है वो सेम आ रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 है। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, 1 और 2 का स्क्वायर किया 4 और 3 का स्क्वायर किया 9, ये मैंने स्क्वायर करा। अब आप देखिए इसके बीच का डिफरेंस है 3 और यहाँ 5, तो ये एपी है क्या? ये एपी तो नहीं है। अब जीपी और एचपी और चेक करना रह गया। चलिए जीपी और एचपी चेक कर लेते हैं। अगर जीपी होगी तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर करने पर अगल बगल की जो संख्याएं होती उनका प्रोडक्ट करने पर बराबर आना चाहिए, तो बराबर ये भी नहीं आ रहा है, ये गलत है, अर्थात जीपी भी नहीं है। अब एचपी चेक कर लेते हैं। तो एचपी के लिए शर्त होती बच्चों, यदि ए बी सी एचपी में 3 संख्याएं होती हैं तो b बराबर रिजल्ट आता है 2ac अपॉन a प्लस। ये आप ऐसे चेक कर सकते हो। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर b की जगह हो गया 4, 2ac यानी कि 1 × 9, फिर a प्लस c हो गया 10, इसको कैंसिल किया 5, 9/5, 9/5 4 के बराबर नहीं होता, अर्थात ये एचपी भी नहीं है। अब इसका जवाब क्या है बच्चों? कह रहे थे किसी समांतर श्रेणी एपी के सभी पदों का यदि वर्ग किया जाए तो नई श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी? कोई भी श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी श्रेणी नहीं, ना एपी हो रही, ना जीपी और ना एचपी। बच्चों आपने देखा कि मैंने आपको जो प्रैक्टिस सीरीज कराई इसमें 10 प्रश्न थे और आपके पास विकल्प नहीं थे। आपको इसे 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। यदि आप ऐसे अभ्यास करते हैं तो पूरी बुक के जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट, ट्रिकों को निकाल करके वीडियोस बनाए हैं, लगभग 10-12 वीडियोस मैंने बना दिए हैं, इसको आप अगर पढ़ लेते हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। यदि आप इन सारे प्रश्नों को, और जो मैंने दूसरी प्रैक्टिस सीरीज बनाई थी जिसमें लगभग मैंने 50 वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपको विकल्प भी दिए जाते हैं, 10 प्रश्न होते हैं और उसे 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। यदि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से लगाते हैं, पूरी प्रैक्टिस सीरीज, जो 2 प्रकार की प्रैक्टिस सीरीज चल रही हैं, आप उनका अभ्यास करते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी आगामी परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे और अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार के हमारे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद।